हेलो दोस्तों। कैसे हैं आप? उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। दोस्तों, आज हम लेकर आए हैं कुछ और क्वेश्चन जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी, एंटीना एंड वेवगाइड से संबंधित है। तो पहले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है? विच टाइप ऑफ वेवगाइड आर शोन इन द फिगर? दिस वन: इलेप्टिकल, सिंगल रिज्ड वेवगाइड, रेक्टेंगुलर वेवगाइड और डबल रिज्ड वेवगाइड। तो दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर है सिंगल रिज्ड वेवगाइड। ठीक है। अब देखिए, वेवगाइड के बारे में थोड़ा सा हम समझते हैं क्या है वेवगाइड। देखिए, ये हमने डेफिनेशन भी यहाँ पर लिखी हुई है, आप पढ़ सकते हैं। अब वेवगाइड विद कंडक्टिंग रिच into a center of a waveguide from the top wall or bottom wall और both walls। देखिए, ये सिंगल हो गई और ये डबल रिज्ड हो गई इस तरह। ठीक है, क्योंकि ये जो रिज निकली हुई है इस वजह से उसको हम रिज्ड बोलते हैं। ठीक है, वेवगाइड बेसिकली क्या है? एक तरह का हॉलो स्ट्रक्चर है। ठीक है। अब देखिए, सिंगल रिज में क्या कह रहा है? a rectangular waveguide with single protruding ridge from the top और bottom। ठीक है, और इसी तरह से डबल में क्या हो जाएगा? टॉप एंड बॉटम दोनों होंगी। ठीक है। Ridged waveguide tend to have a lower impedance and wider bandwidth in their fundamental mode when compared to regular rectangular waveguide। ठीक है, तो क्या इंपॉर्टेंट है? लोअर इम्पिडेंस होगा और वाइडर बैंडविड्थ। They also have lower cutoff frequency and have low power handling capabilities। ठीक है, तो जहां भी हम लो पावर माइक्रोवेव की बात करेंगे वहां पर हम वेवगाइड, रिज्ड वेवगाइड को हम यूज करेंगे, या लोअर कट ऑफ फ्रिक्वेंसीज की हम बात करें। ठीक है। अब एडवांटेज देखिए, ये एडवांटेज है इनके क्या क्या है। एक तो इम्पिडेंस मैचिंग है। ठीक है, ये इम्पिडेंस मैचिंग में यूज होती है। क्यों? क्योंकि ये जो उसका कैरेक्टर इम्पिडेंस है उसको डिक्रीज करती है वेवगाइड। हाइयर बैंडविड्थ है इसके कंपैरिजन में कन्वेंशनल वेवगाइड कंपैरिजन। ठीक है। डिसएडवांटेज भी है क्या? ये लोअर पावर हैंडलिंग कैपेबिलिटी होती है इन कंपैरिजन टू कन्वेंशनल, यानी लो पावर ही ये हैंडल कर सकते हैं। क्लियर है? तो उम्मीद है ये वाला पोर्शन आपको यहाँ पर ये इसका डिसएडवांटेज बनेगा, है ना। अब देखिए, कुछ वेवगाइड्स हमने दिखाई हुई हैं। ये है रेक्टेंगुलर वेवगाइड, सर्कुलर वेवगाइड, इलिप्टिकल वेवगाइड, डबल रिज्ड वेवगाइड और सिंगल रिज्ड वेवगाइड। तो ये कई तरह के वेवगाइड हमारे यहाँ होते हैं। ठीक है, सबके फॉर्मूलाज अलग अलग हैं निकालने का, कट ऑफ फ्रिक्वेंसीज। ठीक है, और भी पैरामीटर जो भी हम निकालते हैं सबके अलग अलग है। क्यों? क्योंकि शेप के आधार पर है ना। जब शेप का कंस्टेंट आ गया है, शेप की कंस्टेंट की वजह से सारे डिफरेंस आपके कट ऑफ फ्रीक्वेंसी के फॉर्मूलाज में बढ़ते जाएंगे। रेक्टेंगुलर का अलग होगा, सर्कुलर का अलग होगा, इलेप्टिकल का अलग, सिंगल रिज्ड, डबल रिज्ड का अलग। ठीक है। तो यहाँ पर हम हमें हमें ये जानना जरूरी है कि वेव गाइड का जो शेप है वो बहुत मैटर करता है कि आप कौन सा यूज कर रहे हैं। सभी के अपने कुछ एडवांटेज हैं और सभी के कुछ डिसएडवांटेज है। जनरली हम रेक्टेंगुलर रेक्टेंगुलर और सर्कुलर हम जनरली पढ़ते हैं। रिज्ड की वेवगाइड हम जनरली बहुत कम पढ़ते हैं, इसीलिए हमने यहाँ पर थोड़ा सा रिज्ड वेवगाइड के बारे में बताया। एक बेसिक ओवरव्यू आपको यहाँ पर इसका हो गया होगा। दोस्तों, पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए, क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका? क्वेश्चन कह रहा है, इन द केस ऑफ ऑप्टिकल फाइबर transmission link, LEDs and lasers are used as a options are detectors, sources, repeaters, amplifiers। तो दोस्तों, करेक्ट आंसर इज सोर्सेस। ठीक है, तो इट बिहेव एज अ सोर्स, लेजर और एलईडीज। अब देखिए, लेजर के बारे में थोड़ी सी चीजें देखते हैं। लेजर लाइट travels
smoothly with very little dispersion। ठीक है, बहुत ही कम डिस्पर्शन इसके अंदर होता है। सो इट इज यूज्ड फॉर आइडियल फॉर लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशन। ठीक है, लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशन के लिए इसको हम यूज करते हैं। क्लियर। अब अगर हम फाइबर ऑप्टिक्स की बात करें, जो ग्लास फाइबर्स है, तो लाइट जनरली उसमें हम इंफ्रारेड रीजन में भेजते हैं। ठीक है, और इंफ्रारेड का मतलब क्या है, उसकी जो वेवलेंथ है वो थोड़ी सी ज्यादा होगी विजिबल लाइट से। ठीक है, तो इसको लिखते हैं फॉर फाइबर ऑप्टिक्स with glass fibers light in the infrared है ना, infrared region is widely used which has wavelength को मैं लैम्डा लिख रहा हूँ, लैम्डा लॉन्गर, यहाँ पे लिख दे रहा है ना, लॉन्गर देन विजिबल लाइट, विजिबल। ठीक है, तो अगर हम लैम्डा की यहाँ बात करें, कौन कौन सा हम यूज कर रहे हैं, 850 यूज कर ले रहे हैं, 1300 यूज कर ले रहे हैं, 1550, और ये सब किस में है, लैम्डा है नैनोमीटर। क्लियर है। ठीक है, ये है सब नैनोमीटर। अब देखिए, जो भी ट्रांसमीटर है, चाहे वो ट्रांसमीटर कौन कौन से हो गए हमारे, लेजर हो गया और एलईडी हो गया, ये सब किस में कर रहे हैं, इंफ्रारेड रीजन में, इंफ्रारेड रीजन। ठीक है, तो ये सब एज ए यूज हो रहे हैं लाइट सोर्स, तो ये सब हो रहे हैं एज ए लाइट सोर्स फॉर फाइबर ट्रांसमिशन। ठीक है, अब देखिए एक्चुअल में क्या है, जो लेजर है आपका, ये वेवलेंथ सिंगल वेवलेंथ लाइट सोर्स। ठीक है, सिंगल वेवलेंथ लाइट सोर्स। क्लियर है। और इसका जो फेज है, अगर हम बात करें, तो फेज है इसका यूनिफॉर्म, विद यूनिफॉर्म फेज। ठीक है, जो ऑर्डिनरी लाइट है, that can contains many different wavelengths of light and differences emerges in the speed of the transmission and reducing the number of signals that can be transmitted in any particular set time। ठीक है, और जनरली अगर चलो, ये तो हमने ट्रांसमीटर की बात की, थोड़ा सा पूछ लेते हैं रिसीवर्स क्या होते हैं जनरली। रिसीवर्स को हम बोलते हैं फोटो डिटेक्टर्स, फोटो डिटेक्टर्स, फोटो डिटेक्टर। ठीक है, तो वो उस पर्टिकुलर वेवलेंथ को डिटेक्ट करते हैं। ठीक, क्लियर है। अब देखिए है क्या बेसिकली, इसे समझिए। अगर मैं थोड़ा सा इसको और क्लियर व्यू में देखूं, भाई ये मेरा यूवी रीजन हो गया, यूवी रीजन। ठीक है, ठीक, यूवी रीजन मेरा यहाँ हो गया। इसके बाद मेरा आएगा पर्टिकुलरली विजिबल रीजन, ये मेरा आ गया, चलो विजिबल रीजन। तो जो इसके बाद हम यूज कर रहे हैं, वो हो गया आपका इंफ्रारेड। इंफ्रारेड जिसमें अभी मैंने कहा 850 आया, 300 नैनोमीटर आया, 1550 नैनोमीटर। क्लियर है।
इंफ्रारेड क्यों यूज करते हैं ऑप्टिकल फाइबर्स में? इसलिए यूज करते हैं, वी यूज infrared infrared because the attenuation of fiber is much less at those wavelengths. ठीक है, उन वेवलेंथ्स पर एटेन्यूएशन कम होगा, इसलिए हम इंफ्रारेड यूज करते हैं। और अगर एटेन्यूएशन की बात करें, जब एटेन्यूएशन की बात आएगी, है एटेन्यूएशन किसका? ग्लास ऑप्टिकल फाइबर की हम बात करते हैं। देखिए, जानना इसलिए जरूरी है, इंपॉर्टेंट टेक्नोलॉजी है, यूज हो रही है ना, तो हमें पता होना चाहिए कि हम उसका रीजन क्या है। देखिए, क्वेश्चन जरूरी नहीं जो हमने पढ़ लिया वही आए, उसके इर्द गिर्द कुछ भी पूछा जा सकता है। कॉज्ड बाई टू फैक्टर्स, ठीक है, एक है आपका एब्जॉर्प्शन और दूसरा क्या है? दूसरा है आपका स्कैटरिंग, तो ये दो फैक्टर, ठीक है, क्लियर है। जो देखिए, जो एब्जॉर्प्शन है वो कई बार स्पेसिफिक वेवलेंथ पर होता है ना, कई बार वाटर वेपर जो आपकी ग्लास पर है उसकी वजह से हो जाता है ना, माइन्यूट्स जो थोड़ा बहुत अमाउंट का वाटर वेपर है हो जाता है, तो अगर ऐसा है तो वाटर बैंड कह देते हैं उसको, है ना। तो उम्मीद है ये वाला क्वेश्चन आपको यहाँ पर समझ आया होगा और इसका जो सॉल्यूशन हमने दिया है वो भी आपको समझ आया होगा और इससे एसोसिएटेड चीजें भी आपको समझ आई होगी, क्लियर है। तो पहले यूवी, ये आ गया आपका यूवी, यहाँ पर आपका विजिबल हो गया है जिसको हम विबग्योर बोलते हैं, है ना, विबग्योर करते हैं ना हम, है ना। और उसके बाद इंफ्रारेड रेज, ठीक है, क्लियर है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है न्यूमेरिकल है, ओके। व्हाट इज द वेवलेंथ इफ प्रोपगेशन वेलोसिटी इज 0.7 times the speed of light at 1 megahertz high frequency? ठीक है, तो ऑप्शंस आर 210 मीटर, 21 mm, 210 mm एंड 210 किलोमीटर्स, ठीक है। अब देखिए, बहुत ज्यादा मुश्किल क्वेश्चन नहीं, क्वेश्चन थोड़ा सा समझना है आपको, दोबारा से पढ़िए। व्हाट इज द वेवलेंथ इफ प्रोपगेशन वेलोसिटी इज 0.7 टाइम of the speed of light at 1 megahertz frequency? ठीक है, अब देखिए इस क्वेश्चन को करते हैं, कोई मुश्किल नहीं है ना। पहले देखिए क्या गिवन है, हमेशा समझिए गिवन क्या है। अगर हम बात करें वेलोसिटी, यदि गिवन है 0.7 टाइम ऑफ सी, सी क्या है? स्पीड ऑफ लाइट, जिसकी वैल्यू होती है 3.8 इंटू 10⁸, 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड, क्लियर। सी की वैल्यू है आपकी 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड, क्लियर है। क्या पूछ रहा है? वेवलेंथ पूछ रहा है, लेमडा पूछ रहा है, वॉट, ठीक है। फ्रीक्वेंसी क्या गिवन है? फ्रीक्वेंसी है 1 मेगाहर्ट्ज। 1 मेगाहर्ट्ज का मतलब हो गया 1 इंटू 10⁶ क्लियर है। लेमडा क्या है? अगर लेमडा की बात करें, लेमडा क्या होता है? वेवलेंथ, इसका मतलब क्या है? डिस्टेंस ओवर विच शेप ऑफ वेव रिपीट्स,
ठीक है। और जो रिलेशन हमारा बनता है वो वेलोसिटी इक्वल टू एफ लेमडा होता है। ये हमने रिलेशन पढ़ा है, वेलोसिटी फ्रीक्वेंसी मल्टीप्लाई बाय वेवलेंथ। तो बस इसी से हमें क्वेश्चन सॉल्व करना है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा क्वेश्चन, अगर यहाँ से हम लेमडा निकालें, लेमडा निकालना है तो लेमडा क्या हो जाएगा, v बाई एफ। बस वैल्यू पुट कर दीजिए। v की वैल्यू क्या होगी, 0.7 मल्टीप्लाई बाय 3 इंटू 10⁻8। ठीक है, फ्रीक्वेंसी की वैल्यू क्या होगी, 10⁻6। क्वेश्चन आपका सॉल्व हो गया, 210 मीटर। आंसर इज ए, 210। क्लियर है दोस्तों। देखिए, अगर थोड़े से हम क्वेश्चन सही से पढ़ें और हमारे कॉन्सेप्ट क्लियर है तो क्वेश्चन हमारे बन जाते हैं। ठीक है, ये तो बहुत बेसिक क्वेश्चन था। क्लियर है, क्लियर है दोस्तों। ओके, बहुत बढ़िया। अगर आपको क्लियर है तो ये बहुत अच्छी चीज है ना। अरे भाई, यहाँ से चला गया, ये 2 बचा ना। अब देखिए क्या बचा, 0.7 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 10⁻2 बचा, अगर यहाँ से हटा दे तो। और 7 ये हो जाएगा 2.1 मल्टीप्लाई बाय 10⁻2, तो आ जाएगा ना 210। ओके, ओके गुड। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग हैज अ कांस्टेंट पैटर्न इन अजीमुथल प्लेन। हाई गेन एंटीनास, यूनिडायरेक्शनल एंटीनास, omnidirectional एंटीनास एंड लो गेन एंटीनास। ठीक है, कांस्टेंट पैटर्न की बात कर रहा है ना, वो भी किस प्लेन में, एजीमुथल प्लेन। तो इसका करेक्ट आंसर होगा 3, omnidirectional एंटीना। ठीक है, अब देखिए थोड़ा सा आया है, बात समझ ही लेते हैं। ओमनी डायरेक्शनल एंटीनास radiate EM waves in all directions, all direction। ठीक है, इसीलिए इसको ओमनी डायरेक्शनल बोलते हैं, यानी सभी डायरेक्शन में ये EM वेव रेडिएट कर। ठीक है, और अगर हम इसका जो रेडिएशन पैटर्न है अगर वो प्लॉट करेंगे तो पैटर्न कैसा हो जाएगा, कांस्टेंट होगा। पैटर्न इज कांस्टेंट इफ इट इज प्लॉटेड, इट इज प्लॉटेड। ठीक है, ये क्या सिग्निफाई कर रहा है, इट इज सिग्निफाइंग दैट रेडिएटेड पावर इज कांस्टेंट मेजर्ड एट एनी पॉइंट अराउंड। इसका मतलब क्या है, ये कह रहा है radiated power is constant measured at any point around antenna, around antenna। और जो एजीमुथल प्लेन पैटर्न है वो नॉन डायरेक्शनल। इसका मतलब क्या है, एंटीना रेडिएट्स इट्स एनर्जी इक्वल इन ऑल डायरेक्शन इन द एजीमुथल प्लेन। ठीक है, क्लियर है। उम्मीद है ये आपको समझ आया होगा, है ना। ये कह रहा है azimuthal plane pattern is non-directional, is non-directional। इसका मतलब ये है कि एंटीना रेडिएट्स its energy equally in all directions in an azimuth plane।
ओके, तो उम्मीद है दोस्तों ये वाला पोर्शन आपको यहाँ पर समझ आ गया होगा। फिर भी अगर आपकी कोई क्वेरी है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी दैट इज एसोसिएटेड विद द फील्ड D इक्वल टू AR कूलम्ब पर मीटर स्क्वायर। आंसर इज, ऑप्शंस आर, सॉरी, 1 कूलम्ब पर मीटर क्यूब, 0 2 बाई R। ठीक है दोस्तों, देखते हैं इसको कैसे करना है ना। पहली बात तो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी की हमारी बात कर, तो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी आता है हमारा डेल डॉट डी से, ये आया आपका वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। ठीक है, तो अगर हम स्फेरिकल कोऑर्डिनेट की बात करें, क्योंकि आर आ रहा है तो मुझे स्फेरिकल समझ आ रहा है। ठीक है, स्फेरिकल कोऑर्डिनेट की अगर हम बात करें तो डेल डॉट डी इक्वल टू 1/r² डेल अपॉन डेल r² AR, ये हम यूज। ठीक है, और हम क्या कह रहे हैं कि केवल AR कंपोनेंट है इसके अंदर, यानी D की वैल्यू आ जाएगी, D का जो हम बात कर रहे हैं D है केवल AR कंपोनेंट। ठीक है, आप इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 1/r² डेल डेल अपॉन डेल r²। ठीक है, तो ये आपका सॉल्व करने के बाद आएगा 2r/r²। थोड़ा सा इसको प्रॉपर लिखते हैं, आपको और क्लैरिटी आएगी, है ना। ये डेल है ना, डेल बाई डेल आर, है ना। तो ये आपका बन जाएगा 2/r। तो करेक्ट ऑप्शन इज सी। ठीक है, बेसिक है, अगर हमने स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स में हमने चीजें पढ़ी हैं तो हम इजीली कर पाएंगे। क्लियर है। ठीक है, देखिए डी की वैल्यू एक्चुअल में ये दी हुई है ना, इसीलिए इसको यार क्लियर। उम्मीद है ये आपको समझ आया होगा। फिर भी अगर आपकी कोई क्वेरी है तो आप हमें पूछ सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज दिस, इक्विपोटेंशियल सरफेस इज रियल सरफेस, कॉम्प्लेक्स सरफेस, इमेजिनरी सरफेस और नॉन एग्जिस्टिंग सरफेस। तो ऑप्शन आंसर इज इमेजिनरी सरफेस। इक्विपोटेंशियल सरफेस जो है हम उसको इमेजिन करते हैं। ठीक है, अब देखिए इसको समझते हैं है क्या। लिक्विड पोटेंशियल सरफेस की हम बात कर रहे हैं। व्हाट इट इज, locus of all the points, locus of all the points on the surface which has the same electric potential, same electric potential। तो उसको क्या बोलेंगे हम, इक्विपोटेंशियल सरफेस। अब है क्या, सिंस electric field lines, electric field lines are imaginary lines, imaginary lines, points over field lines, field lines would also be imaginary।
ठीक है दोस्तों, इनको लिख लीजिए क्योंकि ये आपको जब आप रिवाइज करेंगे टाइम लगेगा, है ना। ठीक है, एक पॉइंट और बता देते हैं हम, जितनी भी अगर दो इक्विपोटेंशियल सरफेसेस हैं, टू इक्विपोटेंशियल सरफेस कैन नेवर इंटरसेक्ट। ठीक है, अभी इसको हम समझेंगे भी, है ना। तो डायरेक्शन ऑफ इक्विपोटेंशियल सरफेस इज फ्रॉम हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल। ठीक है, the potential difference between any two points on the equipotential surface is always zero। ये आप इंपॉर्टेंट बात है, लिख लीजिए, कई बार दिमाग से निकल जाता है, बट अगर आप समझेंगे इक्विपोटेंशियल का मतलब तो आप इसको इजिली ग्रैस्प कर लेंगे, है ना। तो अगर पोटेंशियल डिफरेंस की बात करें वो जीरो होगा। ठीक है, इसको लिख लेते हैं, बिटवीन एनी टू पॉइंट, between any two points on the same equipotential surface, same equipotential surface। अगर हम सेम सरफेस की बात करेंगे तो वो जीरो होगा क्योंकि दोनों का पोटेंशियल सेम होगा बेसिकली, है ना। अब देखिए थोड़ा सा इसको समझते हैं। तो मान लीजिए ये पॉइंट चार्ज है आपका, ये मैंने कहा ये एक पॉइंट चार्ज है क्यू। ठीक है, तो इसके अराउंड हम इक्विपोटेंशियल एक सरफेस बना लेते हैं। ये एज्यूम इट इज एज ए प्रॉपर सर्कल, है ना। वो बात अलग है, हमने ड्रॉ नहीं किया, हम ड्रॉ भी नहीं कर पा रहे हैं इस पर, है ना। बट एज्यूम इट एज अ प्रॉपर सर्कल। ओके, ट्राई, है ना। ओके, लेट्स ट्राई। Still it is not a proper circle। Okay, no worries। कोई दिक्कत नहीं, लेट्स ट्राई अगेन। ओके, नॉट ओके, फिर भी ठीक है। तो हम बात कर रहे थे, अब देखिए ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैसे हम इस तरह से दिखाते हैं, है ना। इस तरह से दिखा देंगे कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हमारे मूव करते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जा रही है, क्लियर। अब देखिए ये जो सरफेस है, जैसे ये एक सरफेस ये हो गई तो इक्विपोटेंशियल सरफेस, ये भी इक्विपोटेंशियल सरफेस, तो इन पर अगर आप कहीं भी मूव करेंगे, कहीं भी मेजर करेंगे तो सेम पोटेंशियल आएगा, क्लियर है। तो अगर मैं बात कर रहा हूँ इस और इस पॉइंट की, क्योंकि सेम सरफेस पे है तो इसका जो डेल वी होगा वो जीरो होगा, यानी इनका जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो जीरो होगा। ऐसे ही मैं इन दो पॉइंट्स की हम बात कर लेंगे तो जो इनका डेल वी होगा वो जीरो होगा, या इन दो पॉइंट्स की बात कर ले रहे हैं, ये पॉइंट आया और ये पॉइंट आया है तो इनका भी डेल वी जीरो होगा क्योंकि सेम पोटेंशियल लाइन है, क्लियर है, क्लियर। अब देखिए, अब लेट सपोज मान लीजिए यहाँ कोई मैंने एक चार्ज ले लिया। नेक्स्ट अगर मैंने एक एग्जांपल ले ले रहा हूँ कि लेट सपोज करें ना, चलिए मान लीजिए ये हमने यहाँ पर एक चार्ज ले लिया, ये चार्ज आ गया, तो अगर मैं इस पाथ पर कहीं भी इसको मूव कर रहा हूँ तो मेरा वर्क डन जीरो हो जाएगा, है ना। तो मेरा वर्क डन जीरो होगा, क्लियर है। जो मेरा वर्क डन होगा वो मेरा जीरो होगा। अगर हम चार्ज कंडक्टर की बात करें, अगर हम एक चार्ज कंडक्टर की बात करें तो जो उसकी सरफेस है वो भी इक्विपोटेंशियल सरफेस होती है, क्लियर है।
वो भी एक इक्विपोटेंशियल सरफेस होती है। तो उम्मीद है ये वाला कॉन्सेप्ट आपको यहाँ पर समझ आया होगा। फिर भी अगर आपको कोई क्वेरी है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। आपके हमारे वीडियो लेक्चर से रिलेटेड कोई सुझाव है, कोई सजेशंस हैं, तो वो भी आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। तो दोस्तों इसी के साथ आज का लेक्चर हम एंड करेंगे। अपना ध्यान रखिए, पढ़ाई करते रहिए, खुश रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद, जय भारत।